बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल तोरवली। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर खान साहब ने अब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटिशन एक दायर कर दी है अपने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। तो आप क्या किस तरह देखते हैं इस पिटिशन? खान साहब को अंदाजा है कि फैज साहब के मुकदमे में उनको मिलिट्री कोर्ट जाना होगा और उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा, और ये इमरान खान का खदशा गलत नहीं है। ठीक है। उनको ठीक अंदाजा है कि उनको, वैसे तो आप ये कह सकती हैं कि ये मफरूजे पर मबनी एक पिटिशन है। अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ, और जो अदालतें हैं वो मफरूजों पर मबनी पिटिशनों को और एंटरटेन नहीं करती हैं। लिहाजा जहाँ तक इस ठीक है। पिटिशन के लीगल एंटिटी का सवाल है, तो मेरे ख्याल में जब तक कोई ऑर्डर मौजूद ना हो उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का, तब तक पिटिशन एंटरटेन नहीं हो सकती है। जब तक इस तरह के कोई नोटिस ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, आप मफरूजों पर मबनी अदालतों में पिटिशनें नहीं कर सकते कि मुझे डर है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा तो मुझे जमान ब्लैंकेट बेल्स और ब्लैंकेट ऑर्डर्स जो हैं, इनको ब्लैंकेट ऑर्डर्स कहा जाता है कि जी आप अक्रॉस द बोर्ड ऑर्डर दे देंगे, मुझे कभी भी मिलिट्री तहवील में ना लिया जाए। तो इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर्स कोर्ट्स नहीं देती। कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स के ऊपर केस सुनती हैं, और ये जो ब्लैंकेट बेल्स और ब्लैंकेट ऑर्डर्स हैं, ये इमरान खान को मिलते रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से भी और हर जगह अदालती सहूलतकारी में, कि उनको ज़मानत दी जाती है उन मुकदमों में भी जो अभी दर्ज नहीं हुए। ऐसी ज़मानतें उनको मिली हैं कि जी अभी जो मुकदमा दर्ज नहीं हुए और दर्ज हो सकते हैं, उनमें भी उनको ज़मानत दी जाती है। तो इनको ब्लैंकेट ऑर्डर्स कहते हैं, जो अदलिया में अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ये जो पिटीशन है, इसकी अभी कानूनी हैसियत बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इसके पीछे कोई हुक्म मौजूद नहीं है, कोई लीगल ऑर्डर मौजूद नहीं है जिसको वो चैलेंज कर रहे हैं। ये मफ़रूज़े पर मबनी है, अब और तो खदशे पर मबनी है। और सजेशन और इस तरह की सजेशंस कौन देता है कि जल्दबाजी करें? अभी कोई ऑर्डर आया नहीं, उससे नहीं, पहले ही उन्होंने अपने उन्होंने हुक्म में इस्लामाबाद। डिस्कस। एक तो मैं समझता हूँ आजकल उनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, जो उनको बाहर से इतलात और जो इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो उनका नेक्सस टूट गया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन कमजोर है, तो खदशात पर बात कर रहे हैं हम। उनको नहीं पता असल सूरत हाल क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये पिटिशन मुस्तरद डिसमिस कर देनी चाहिए, इन्फ्रक्शंस करके कि अभी कोई लीगल ऑर्डर ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे आगे हैं? खदशात पर तो हमसे हुक्म नहीं ले सकते आप कोई। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का खदशा गलत भी नहीं है। वो ठीक सोच रहे हैं, और उनको उनको पता है कि अगर जनरल फैज का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा तो वो उसमें को अक्यूज्ड होंगे। जो भी जनरल फैज ने किया है, इमरान खान उसमें बराबर के शरीक है, ये बात इमरान खान को तो पता है। और वैसे तो पाकिस्तान में हर बंदे को ये बात पता है। आप पब्लिक सर्वे कर लें, लोग कहेंगे इमरान और फैज इकट्ठे हैं, इमरान और फैज इकट्ठे हैं, जो किया इकट्ठे किया। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इमरान खान का जो ये खदशा है कि फैज को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, मैं शायद उनके इस खदशे से मुत्तफिक नहीं। मैं इमरान खान के इस खदशे से तो मुत्तफिक हूँ कि उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, लेकिन मैं इस खदशे से मुत्तफिक नहीं कि फैज उनके खिलाफ वादा माफ गवाह होगा। मेरा नहीं ख्याल फौज फैज को वादा माफ गवाह बनने की सहूलत फराम करेगी। फैज फौज का प्राइमरी एक्यूज है। आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कल लैंग्वेज पढ़ ली है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है। अगर वो फैज को ही वादा माफ गवाह बना देते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किसके खिलाफ चलाना है? फिर एक्यूज कौन हुआ? आप बात समझिए ना, वादा माफ गवाह किसी प्राइमरी एक्यूज के खिलाफ होता है, मरकजी मुल्जिम के खिलाफ आप कोई गवाह तलाश करते हैं। इस केस में मरकजी मुल्जिम फैज है, तो फैज खुद वादा माफ गवाह नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, मैं इस बात, मेरी ये राय है कि इस मुकद फैज के ट्रायल में फैज वादा माफ गवाह नहीं हो सकता। फैज के खिलाफ बहुत से वादा माफ गवाह होंगे या गवाह मौजूद होंगे, जो उनकी जो हरकत और सकनात हैं, उनकी गैर कानूनी हरकत या मिलिट्री एक्ट की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उसकी गवाही मिलिट्री कोर्ट में दे रहे होंगे, फील्ड कोर्ट मार्शल में। लेकिन फैज खुद अपने बिल्कुल। खिलाफ वादा माफ गवाह तो नहीं हो सकता ना, कि फैज अपने ही मुकदमे में खुद कहेगा कि मैं अपने खिलाफ वादा माफ गवाह हूं। वो
अपने बयान में ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये काम मैंने किया और इसमें इमरान खान मेरे साथ इस हद तक शरीक थे। या वो ना भी कहें ये बात, तो जो लोग फैज़ के खिलाफ बोल रहे होंगे, वो इमरान के खिलाफ भी गवाही दे रहे होंगे कि ये दोनों इकट्ठे थे। बहरहाल फैज़ ने बहुत सारे काम इमरान खान के लिए लोगों से लिए हैं और वो लोग गवाही दे देंगे। लिहाज़ा मैं समझता हूँ एक तो ये पिटीशन कानूनी तौर पर मुस्तरद होनी चाहिए। अभी इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, मफरूज़े पर मबनी है। दूसरा, मैं ये मुत्तफ़िक नहीं कि फैज़ कोई वादा माफ़ गवाह होगा। फैज़ तो खुद मरकज़ी मुल्ज़िम है। मरकज़ी मुल्ज़िम कैसे वादा, फैज़ अपने ही मुकदमे में अपने ही खिलाफ खुद ही वादा माफ़ गवाह तो नहीं हो सकता। ये मुमकिन है कि फैज़ कोई इकरार जुर्म कर लें और फैज़ ये कर लें कि मैंने, हाँ, ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, इकरार जुर्म कर सकते हैं कि जी मैंने यहाँ ये जुर्म मैंने किया है या ये जुर्म मैंने नहीं किया और मेरे साथ रहम का सलूक किया जाए, लेकिन वो वादा माफ़ गवाह नहीं हो सकते। उस सूरत में भी उनको सज़ा ज़रूर होगी, उनकी मुल्ज़िम की हैसियत बरकरार रहेगी और वो मुल्ज़िम की हैसियत इमरान खान की भी बरकरार रहेगी। लिहाज़ा इमरान खान की जो पिटीशन है, ये कानून की नज़र में तो अभी सुनी नहीं जा सकती। लेकिन उनके दिल में जो खदशात और जो खौफ पनप रहा है, वो इस पिटीशन से हमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस वक़्त वो एक खौफ और का शिकार हैं और उन्हें डर है कि उनको फ़ौजी तहवील में ले लिया जाएगा और वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जा सके। यही पिटीशन वो पहले लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए, लेकिन वहाँ से उन्होंने वापस लेकर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए। वो हाई कोर्ट्स भी बदल रहे हैं कि कहाँ से मुझे कोई रास्ता मिल जाए और मेरे ख्याल में इन दी एंड वो इसको इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 9 मई के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से पिटीशन है, उसके साथ इसको क्लब कर दिया जाए। मतलब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मुस्तरद करता है, तो वो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और कहेंगे कि जो बेंच सुन रहा है ना मिलिट्री कोर्ट 9 मई के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस, उसके साथ ये सुने। लेकिन मुझे उसमें भी एक कानूनी हिचकिचाहट नज़र आती है। वो नज़र षानी सुन रहे हैं, वो फर्स्ट अपील नहीं सुन रहे हैं। इमरान खान की फर्स्ट अपील होगी तो इसके लिए नया बेंच बनेगा। अब क्या ये कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होती है और उसके बाद काजी ये इस सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या बेंच बनता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान को ये लगेगा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का बेंच बनवा के कोई ईमानदार जजों का, तो वहां से कोई ऑर्डर ले लें कि मुझे फौजी तहवील में ना लिया जाए, तो ये कोशिश होगी इमरान खान की। इसलिए उन्होंने ये प्रीएम्प्ट करते हुए पिटीशन किया। उनको ये होगा कि ये इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो शायद डिसमिस हो जाएगी, लेकिन वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे और रेस्क्यू लेना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक किसी न किसी ऐसे बेंच से, जो उनको कोई एक ऑर्डर ऐसा दे दे कि उनको फौजी तहवील में ना ले जाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये होल्ड हो जाएगी पिटीशन नोटिस-वोटिस के चक्कर में, इसको इतनी जल्दी डिसमिस नहीं किया जाएगा, ताकि ये फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। बिल्कुल ही सही है सर। कोर कमांडर कौन थे? क्या अहम एजेंडा था? क्या अहम पॉइंट थे उस वक्त? देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक तो बलूचिस्तान पर बहुत तफसील से बात हुई है और जो बलूचिस्तान में टेररिज्म है, इस हवाले से कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में फैसले किए गए हैं कि इन अस्करियत पसंदों से, अलहदगी पसंदों से कैसे निपटना है। फौज के नज़दीक 2 चैलेंजेज़ हैं। एक तो ये अस्करियत पसंद है जो जो जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, जिनसे आपने लड़ के उन्हें मारना है। दूसरा इनके पॉलिटिकल फेसेस हैं। जो जो इनकी सियासी सहूलतकारी कर रहे हैं। मेरे नज़दीक वो सियासी सहूलतकार भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं, जितने बड़े मुजरिम ये अस्करी दहशतगर्द हैं। क्योंकि सियासी दहशतगर्दी भी, जब आप दहशतगर्दों की हिमायत में सियासत करते हैं, तो वो भी कुछ दहशतगर्दी है। मतलब आप पॉलिटिकल फेस ऑफ द टेररिस्ट नहीं बन सकते। तो बलूचिस्तान में मुझे पॉलिटिकल फेस ऑफ द टेररिस्ट बहुत नज़र आते हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत के लिए अजीब-अजीब मंतक और दलाइल लाकर फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो, एक तो मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में जो इससे पहले चेक पोस्टें ख़त्म की गई थी, वो चेक पोस्टें वापस बहाल की जा रही हैं। और जो चेक पोस्टों का सिस्टम है, निज़ाम है, उसको मौसर बनाया जा रहा है।
हाईवेज को सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा, और जहाँ-जहाँ ये टेररिस्ट का डैन डैन है या उनके कोई ऑपरेटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ऑपरेशन होगा और बहुत सख्ती की जाएगी ताकि इसको एक दफ़ा कुचला जा सके। बाकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैज़ पर तफ़सील से बात हुई है और वो उनके प्रेस रिलीज़ से भी ज़ाहिर है, अकाउंटेबिलिटी की जब वो बात कर रहे हैं कि इदारे में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फैज़ की बात कर रहे हैं। इस वक़्त इदारे में सबसे बड़ा एहतसाब तो फैज़ का हो रहा है। और फैज़ के ऊपर लगता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तफ़सील से बात हुई है, उनके ऊपर इल्ज़ामात पर कोर कमांडर्स को बताया गया है, फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया गया है। और मुझे लगता है पूरी फ़ौज यकसू है इस वक़्त फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल पे, और सब जनरल इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि फैज़ का फील्ड कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी की है। और वो फैज़ के लिए फ़ौज के अंदर और फ़ौज के जनरल्स में मुझे कोई इस हमायत नज़र नहीं आई, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया ये साबित कर रहा है कि फ़ौज जो है वो फैज़ को का एहतसाब करने पर यकसू है। बिल्कुल ठीक होता है सर। कल अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की रुकन से। क्या बुनियादी वजह है इस इस्तीफे के पीछे, और आपको क्या लग रहा है कि वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेंगे? एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है कि सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लीजिए। आप इसको किस तरह देखते देखिए, सरदार अख्तर मेंगल के सारा ख़ानदान जो है ना, वो अस्करियत पसंद है, और उन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है। वो फरारी कैंप चला रहे हैं, उनके भाई, उनके भतीजे सारे। ये उनका पॉलिटिकल फेस थे, ये उनका सियासी मुकदमा लड़ते थे। वो अस्करी जद्दोजहद करते हैं और ये उनका सियासी मुकदमा लड़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सरदार अख्तर मेंगल हैं, उन्हें समझ आई होगी कि अब मज़ीद वो इनका सियासी मुकदमा नहीं लड़ सकते। मैं सरदार अख्तर मेंगल को भी उन अस्करियत पसंदों की फ़हरिस्त में ही देखता हूँ, बलोच अस्करियत पसंदों की। देखिए ना, ये जो बलूचिस्तान में ये जो सियासी चेहरे हैं इन अस्करियत पसंदों के, ये जब अपने जुलूस निकालते हैं, जलसे निकालते हैं, उसमें आज़ाद बलूचिस्तान का तराना पढ़ते हैं, उसका झंडा लहराते हैं, ये पाकिस्तान के कानून और आइन में इसकी कैसे इजाज़त दी जा सकती है? और जो अस्करियत पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, आप उनको अपने बच्चे कहते हैं, तो जो मरने वाले हैं, वो आपके बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है, वो कहते हैं जी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो जो जो मर गए हैं वो मेंगल साहब के बच्चे नहीं हैं, वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सियासी सहूलतकार हैं उन दहशतगर्दों के। मैं इसकी ऐसे भी मिसाल देता हूँ, कि जैसे मुक्ति बानी अस्करी जद्दोजहद कर रही थी, अस्करियत पसंदी कर रही थी मशरक़ी पाकिस्तान में, तो शेख मुजीब उसका सियासी चेहरा था। सियासी सहूलतकारी शेख मुजीब कर रहा था, और अस्करी जो जद्दोजहद है वो मुक्ति बानी कर रही थी। जितनी बुरी मुक्ति बानी थी, उतना बुरा शेख मुजीब था, क्योंकि वो उसकी उनके लिए सियासी माहौल बना रहा था, सियासी मुकदमा लड़ रहा था। तो हमें 1971 से ये सबक सीखना चाहिए कि जितने बुरे दहशतगर्द हैं, अस्करियत पसंद हैं, सियासी सहूलतकार, उनके सियासी वकील भी उतने ही बुरे हैं। वो कौम को भी तक़सीम करते हैं, मुल्क को भी तक़सीम करते हैं। लिहाज़ा हमें आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए अख्तर मेंगल जैसे लोगों को, जिनका सारा ख़ानदान अस्करियत पसंदी कर रहा है, और उन्होंने एक भाई छोड़ा हुआ है पाकिस्तान में। एक तो वो इक़्तिदार के मज़े भी लूट रहा है, दूसरा अस्करियत पसंदों की सियासी वकालत भी कर रहा है, सियासी सहूलतकारी भी कर रहा है। तो लिहाज़ा मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने अब देखा कि उनके लिए उनका ये जो इस्तीफ़ा है, ये अस्करियत पसंदों की सहूलतकारी है। क्योंकि वो जो इस वक़्त 25 और 26 अगस्त को हुआ है, वो उसको तक़वियत देने के लिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि जो बलोच अस्करियत पसंदों का मुकदमा है, उसको ताकत दी जा सके। वो कोई पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। वो किसी आइडियल स्टैंड के लिए इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। उनके अस्करियत पसंद लोगों ने कहा होगा आप इस्तीफ़ा दें, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। हम कहेंगे देखें जी, पाकिस्तान के निज़ाम से अख्तर मेंगल भी नाउम्मीद हो गया। पहले उन्होंने अख्तर मेंगल को इस निज़ाम में छोड़ा हुआ था, पूरा ख़ानदान अस्करियत पसंद है, फरारी कैंप चला रहा है, और अब उन्होंने उसको एक पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए उनका इस्तीफ़ा लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उनकी ये चाल नाकाम हो। हैं? सर, प्राइम मिनिस्टर से बात की अपनी फाइनेंशियल टीम को कांग्रेचुलेशन किया है कि इन्फ्लेशन में काफी हद तक जो है वो कमी है। तो आप उनकी इस डेवलपमेंट को किस तरह? महंगाई में कमी हुई है, ये इस हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गया है। मूडीज़ ने आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है।
आपके फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, तो माशी तौर पे इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो काबिल तहसीन है और वो बेहतरी की तरफ जा रही है। लोग बिजली के बिलों से ज़रूर तंग हैं, उसमें पंजाब ने रिलीफ दिया है, बाकी सूबों ने नहीं दिया है। हुकूमत बिजली के बिलों को कम करने के लिए जो है वो काम भी कर रही है। इस वक़्त बिल्कुल हुकूमत का बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली के बिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे माशी तौर पे इस हुकूमत की कारकर्दगी को आप शानदार कहें तो गलत ना होगा। महँगाई कम हुई है, काफ़ी चीज़ों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ है, उनकी कीमतें कम हुई हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान के डॉलर मुस्तहकम है, रुपए की कदर मुस्तहकम है, आपका तजारती खसारा जो है वो बेहतर है, आपके एक्सपोर्ट्स पिछले महीने बढ़ी हैं, आपका ट्रेड डेफ़िसिट कम हुआ है, आपके फॉरेन रिज़र्व्स बढ़े हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि शहबाज़ शरीफ की जो फाइनेंशियल टीम है, जो माशी टीम है, वो अच्छा काम कर रही है। अभी तो महीने भी 3-4 हुए हैं। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में अब आगे चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म भी अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं, एससीओ का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा भी आईएमएफ के हवाले से भी पॉज़िटिव ख़बरें हैं, फ़ॉरेन डेट्स को हम रीशेड्यूल करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में अगर हम प्राइवेटाइज़ेशन कर गए और हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ले ली और हम प्राइवेटाइज़ेशन को अपने स्टेट ओन्ड जो लॉस एंटरप्राइजेज़ हैं, उनसे ले ऑफ कर गए, तो पाकिस्तान इस माशी बुरहान से निकल सकता है और मौजूदा माशी टीम अच्छा, में और शहबाज शरीफ में ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को इस माशी बुरहान से निकाल सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत करना।